गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, आज जो अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो और एक इसी जो अपना चैप्टर है मानव का पाचन तंत्र, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको बता दूं कि अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वो पाचन की अंतःग्रहण किया, उसके बाद पाचन की प्रक्रिया मुख भूमिका के अंदर, आमाशय के अंदर, छोटी आंत्र के जो ग्रहण के भाग था उसमें हुई। अब जो अगला जो पॉइंट अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मानव का पाचन तंत्र की अपन जो बात कर रहे हैं, मानव के पाचन तंत्र की, और जो अगला जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चों आता है पचित भोजन का अवशोषण। ठीक है। अब जो तीसरा जो पॉइंट बच रहा है अपन ने, क्योंकि अपन ने जहां तक पाचन की बात की, तो पाचन में बच्चों आपको पता ही होगा कि अपन ने मुख भूमिका और आमाशय और छोटी आंत्र में पाचन की प्रक्रिया। पाचन का मतलब क्या होता है, जो बड़े अणु थे उनको छोटे अणु में तोड़ दिया। बड़े अणु से मतलब क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट था तो उसको ग्लूकोज की जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके अंदर तोड़ दिया, जो प्रोटीन्स थे उनको अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया, और जो वसा थे उनको क्या मोनोग्लिसराइड के अंदर और वसी अम्लों के अंदर जो तोड़ दिया। तो इसको उनकी जो सरल सबसे सरलतम यूनिट थी उनके अंदर अपने तोड़ दिया, इसी को पाचन बोलते हैं। अब पचित जो भोजन है, ठीक है, उनका अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो चालू होती है। अब जो पचित भोजन है उनका अवशोषण होगा, और अवशोषण किस प्रकार से होगा, क्या क्रियाविधि के माध्यम से होगा, जो आपकी बुक के अंदर है उसी को अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपके समझने में ज्यादा इजी रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों, जो आपके अवशोषण की जो प्रक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, अवशोषण की प्रक्रिया की बात करें तो अवशोषण की प्रक्रिया के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो कि जो पचित भोजन का अवशोषण की बात करें, पचित भोजन का अवशोषण से मतलब है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पचित भोजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पचित भोजन जो अपने खाद्य पदार्थ लिए उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लूकोज के अंदर टूट गया है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर टूट गई है, और जो अपन बात करते हैं जो प्रोटीन है वो अमीनोमर्स के अंदर टूट गए हैं। तो इनके सरलतम यूनिटों में टूट गए। अब उनका अपन जो आंत्र होती है, आंत्र के अंदर उनका अवशोषण प्रक्रिया होगी। ठीक है, अवशोषण की प्रक्रिया की बात करें, देखो कि सबसे पहले पचित भोजन जिसे खाद्य पदार्थ, विटामिन, लवण और जल का आंत्र की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरण को अवशोषण कहते हैं। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, देखो इसको। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, जो बात पढ़ने जा रहे हैं वो ये बात आती है मुख्य रूप से कि पचित भोजन जैसे अपन बात करें, कोई खाद्य पदार्थ लिया था, विटामिन है, लवण है या जल है। ठीक है, जिससे आपको दिख रहा है बोर्ड पे, तो ये सारी चीजें वो डिस्कस में कर रहा हूँ। तो पचित भोजन से खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को मैंने बताया उनको पाच करके उन्हें सरल उनके जो सरल इकाई उनके अंदर तोड़ दिया। फिर अपन विटामिन होते हैं, लवण भी होते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, ये लवण भी होते हैं, और जल है। इनका आंत्र की जो उपकला होती है, आंत्र की जो अंदर की तरफ जो लुमेन की तरफ जो उपकला होती है, उपकला कोशिका के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरण होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये मैंने देखो ये आपने उपकला बनाई है इसकी, तो ये लुमेन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भोजन रहता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इससे भोजन का अवशोषण होके यहाँ से होते हुए इसके थ्रू लसिका रुधिर वाहिनी तक पहुंचता। ठीक है, जब लसिका रुधिर वाहिनी होगी तो जो अपन बात है खाद्य पदार्थ के द्वारा, जो खाद्य पदार्थ की सरलतम इकाई होती है, विटामिन होती है, लवण होते हैं, जल होता है, इनका, ठीक है, अवशोषण होकर इनका लसिका रुधिर के अंदर स्थानांतरण होगा। ठीक है, अवशोषण जो उपकला है, जो आंतरिक उपकला के द्वारा अवशोषण होकर इनका रुधिर तथा लसिका में स्थानांतरण क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। अवशोषण हो गया। अब यहाँ पर एक जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है कि शुद्धांतर की बात, अधिकांश पदार्थों का अवशोषण शुद्धांतर में होता है। तो शुद्धांतर पार्ट कौन सा होता है, तो इलियम वाला पार्ट होता है। ठीक है, आपको बताइए। तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, छोटी आंत्र की बात करें, छोटी आंत्र कहते हैं ग्रहणी, अगर शुद्धांतर और शुद्धांतर। ठीक है, शुद्धांतर होता है वो शिकम से होता है, शुद्धांतर जो लास्ट वाला पार्ट है छोटी आंत्र का वो होता है। ये सबसे ज्यादा अवशोषण जो होता है, ठीक है, जो अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, शुद्धांतर के अंदर होता है, याद रखना। ठीक है, अधिकांश पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, शुद्धांतर के अंदर होता है, इलियम के अंदर होता है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, हालांकि किसका होता है, अपन बात करते हैं शुद्धांतर का। जो मोस्टली जो पदार्थ होते हैं, ज्यादातर जो पदार्थ है उनका जो अवशोषण होगा शुद्धांतर के अंदर ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ जैसे बात की वसा में घुलनशील पदार्थ है, कुछ जैसे वसा में घुलनशील पदार्थ होते हैं। तो वसा में घुलनशील पदार्थ कौन से हो सकते हैं, एल्कोहल वसा में घुल जाता है। ठीक है, वसा में घुल जाता है।
या वसा को घोल लेता है, या औषधि आदि आमाशय में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अपन बात करते हैं तो ये जो आमाशय में पहले अवशोषित हो चुकी है, आंत्र में पहुंचने से पहले क्या हो सकती है, एल्कोहल। आपको पूछ सकता है 1 नंबर कुछ आमाशय में अवशोषित होने पदार्थ कौन से, एल्कोहल या औषधि का। जैसे ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कहीं पे, आप यदि कंपटीशन एग्जाम की बात तैयारी करो तो, या आपको ऐसे भी 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमाशय के अंदर अवशोषित होने पदार्थ कौन से, या एल्कोहल या औषधि का जो अवशोषण होता है कहाँ पे होता है। तो याद है ना, औषधि तथा एल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, आमाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बात वसा में घुलनशील युक्त पदार्थ जैसे एल्कोहल, औषधि आदि का आमाशय में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो नेक्स्ट देखो स्टार लगा के ध्वनिदांत्र की बात करें तो ध्वनिदांत्र क्या होता है, कॉलन वाला। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर किसका ध्वनिदांत्र की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप जल और पोटेशियम का अवशोषण यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आगे लास्ट में एक लाइन देके आपको पे। तो ध्वनिदांत्र के कॉलन की बात में मुख्य जल का अवशोषण है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो अपन बड़ी आंत्र का जो हिस्सा है, बड़ी आंत्र का हिस्सा ध्वनिदांत्र बड़ी आंत्र हिस्सा शिकम, कॉलन और रेक्टम। तो शिकम हो गया, इसके बाद ध्वनिदांत्र होता है, इसके 3 भाग होते हैं, एक तो अनुप्रस्थ होता है, आरोही होता है, अवरोही होता है। तो इस प्रकार से जो ध्वनिदांत्र के 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर ध्वनिदांत्र या कॉलन की बात करें तो यहाँ पर किसका अवशोषण होता है बच्चों, मुख्य रूप से अपन बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जल और पोटेशियम जो लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है। ठीक है, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि अनेक वलनों, जैसे अपने को पता है कि अपन आंत्र की बात करते हैं, आंत्र के अंदर इस प्रकार वलन पाए जाते हैं। ठीक है, वलन पाए जाते हैं इस प्रकार, आंत्र के अंदर इस प्रकार वलन पाए जाते हैं, और वलनों के ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आंत्र का जो श्लेष्मा है या श्लेष्मिक जो है, आंत्र की जो श्लेष्मा है उसकी जो अवशोषण सतह है वो लगभग 100 गुना बढ़ जाती है। भाई ये वही इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, इसके ऊपर आपके ये वलन हो गए, वलन के ऊपर क्या पाए, रसांकुर पाए जाएंगे, रसांकुर पे क्या सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो अपन बात करते हैं इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो ये बात लिखिए, अनेक वलनों, लाखों रसांकुरों, सूक्ष्माणुओं की उपस्थिति में सुधांतर श्लेष्मा या सुधांतर जो श्लेष्मिका उपकला है कि अवशोषण कर सकता है का क्षेत्रफल लगभग बढ़ जाता है। सुधांतर जो इलियम की जो श्लेष्मा मतलब अंदर की जो सबसे अंदर की तरफ जो उपस्थित जो लेयर है, परत है, उसकी जो अवशोषण सतह है क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एक वलन ज्यादा होते हैं उसमें अंदर इस प्रकार वलन होते हैं, फिर उसके रसांकुर पाते हैं, रसांकुर प्रकार सूक्ष्मांकुर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो अपन बात करते हैं तो श्लेष्मिका जो अवशोषण सतह है, सतह का क्षेत्रफल लगभग 100 गुना तक बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से क्या होता है कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा बच्चों, 100 गुना तक उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लाइन टू लाइन में आपके साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, इन वलनों की वजह से, रसांकुरों की वजह से, सूक्ष्मांकुरों की वजह से जो क्षेत्रफल होता है उसका वो बढ़ जाता है, मतलब 100 गुना तक बढ़ जाता है। देखो ये जो है आप देखो, ये है, ये आपके बात करते हैं इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर और पाए जाते हैं इस प्रकार से ये रसांकुर सूक्ष्मांकुर और पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये कोशिकाएं होगी, उनके ऊपर जो कोशिकाएं पाई जाएगी इस प्रकार से उनके ऊपर ये सूक्ष्मांकुर और पाए जाएंगे। तो ये क्या, श्लेष्मिक उपकला, किसकी श्लेष्मिक उपकला, शुद्धांतर की श्लेष्मिक उपकला। श्लेष्मिक उपकला मतलब आंतरिक जो परत होती है। तो शुद्धांतर की श्लेष्मिक उपकला पर पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर जो माइक्रोविलाई है मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण, ये ब्रूस बॉर्डर है। ठीक है, क्या करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका होती है, जिसे अपने एक डायग्राम पढ़ा था, आपको याद हो, मैं वापस बताता हूँ इस प्रकार से। एक ऐसा डायग्राम अपने पढ़ा था, उसके अंदर ये थी, बीच में लसिका थी। ठीक है, ये लसिका थी और उसके चारों तरफ पे रुधिर जो नलिकाओं का जाल होता है, एक डायग्राम मैंने बनाया भी था, उस पहले डायग्राम दे भी रखा आपको, है ना। तो डायग्राम दे रखा है, उसमें देखो इस प्रकार से, इसके चारों तरफ क्या होता है, जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, ठीक है, उसका जाल होता है इस प्रकार से। ये जो है ये रसांकुर है। तो इसके अंदर ये जो ब्लैक वाली है ये लेक्टल है, लसिका है। ठीक है, इसमें क्या वसा का अवशोषण होता है। ठीक है, और ये जो इसके चारों तरफ दिख रही है ये क्या है, इनके चारों तरफ रुधिर वाहिनी का जाल है इस प्रकार से। ये रसांकुर है, इस प्रकार से लेक्टल है। ठीक है,
और इसकी चारों तरफ ये रुधिर वाहिनी होती है। तो ऐसी चर्चा हमने पढ़ी थी। तो ये वही क्या प्रत्येक रसांकुर में ये रसांकुर प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका होती है और लसिका कोशिका और रुधिर कोशिका होती है, उसके चारों तरफ रुधिर कोशिका का जाल होता है। तो इस प्रकार की संरचना जो रसांकुर की होती है, जो अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बताइए इसने कि श्लेष्म में उपला और पाई जाने वाला सूक्ष्म अंग उसकी वजह से किसका ब्रूस बॉर्डर का निर्माण, ब्रूस सा दिखा रही है, एक ब्रूस बॉर्डर का निर्माण होता है। और ये दूसरी बात क्या है, प्रत्येक जो अपन रसांकुर की बात है, प्रत्येक रसांकुर के अंदर एक लसिका, ठीक है, एक लसिका होती है और उसके चारों तरफ क्या होती है, केंद्रीय लसिका होती है, केंद्र में लसिका है, उसके चारों रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। ठीक है, जो अपनी बोले धमनी होती है और शिरा, इस प्रकार धमनी से ब्लड सप्लाई होती है, शिरा से जो अशुद्ध रक्त होता है वो निकल जाता है। इस प्रकार से इसमें जो होता है वो जाल पाया जाता है, रुधिर कोशिकाएं होती है। फिर तो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, वो ध्यान देना, अब ब्रूस बॉर्डर की बात होगी। पाचन के अंतिम उत्पाद जो मुख्यतः अवशोषित होते हैं, ठीक है, अपन बात करते हैं। अब आगे बच्चों जो बात करते हैं वो जो अपन बात कर रहे थे, पाचन के अंतिम उत्पाद जो मुख्यतः अवशोषित होते हैं, मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन आंत्र के द्वारा, आंत्र की श्लेष्मा के द्वारा या शुद्धांत्र की श्लेष्मा के द्वारा जो अवशोषित होते हैं वो अंतिम उत्पाद क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है उनका, या जो अवशोषित योग्य जो पदार्थ बनता है, ठीक है, वो जो मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रक्टोज हो सकते हैं। और एमिनो एसिड, प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद बनता है, पाचन प्रोटीन के पाचन की पूर्ण पाचन के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या होता है, आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, वसा जो वसा के अंतिम उत्पाद, पाचन के बाद जो अंतिम उत्पाद बनते हैं, वसा की जो सरलतम इकाई होती है, या वसा का जो सबसे जो छोटी इकाई होती है, अपनी बात करें पाचन के बाद जो इकाई बनती है वो क्या बनती है, मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल होते हैं। तो इससे अपन को पता है, यहाँ पर ये देखो तीनों चीज, प्रोटीन के भी बारे में पता चल गया। मैंने क्या बताया था कि पाचन का मतलब क्या होता है बच्चों की, क्या होता है, जटिल अणु होता है, सरल अणु में टूट जाना। सरल अणु क्या होता है, वो फिर जो श्लेष्मिका होती है, आंत्र की श्लेष्मिका होती है, उसके द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात है जो क्लियर होती है। तो यहाँ पर जैसे पाचन के अंतिम जो मुख्य रूप से अवशोषित होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद है। ठीक है, जो पचित होने के बाद जो पचित भोजन है और जो अवशोषित होने होंगे जो पदार्थ है वो है, और ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, फ्रक्टोज, एमिनोमर जो प्रोटीन का पचित पदार्थ है और जो अवशोषित होता है, और मोनोग्लिसराइड, वसीय अम्ल, ये वसा के अंतिम उत्पाद है। ठीक है, और जो अवशोषित होते हैं अपनी आंत्र के द्वारा, तो इनके अंदर ये रूपांतरित हो जाते हैं। इनका फिर क्या होता है, आगे चल के अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ तक देखो बच्चों, तो अवशोषण की जो मुख्य अपन बात करते हैं, अवशोषण की मुख्य जो क्रिया होती है, जो मुख्य विधियां है अवशोषण की, मुख्य क्रिया विधियां है, सक्रिय अभिगमन एवं विसरण होती है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है बच्चों कि अपन बात करते हैं कि जो अवशोषण, अब अवशोषित होते हैं ये पदार्थ जो अवशोषित होते हैं, तो इनके अवशोषण की जो मुख्य जो क्रियाविधि होती है वो क्या होती है, सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या विसरण हो सकती है। जैसे हम बात करें जल का है तो विसरण के द्वारा होता है, और जो तत्व है उनका क्या होता है, सक्रिय अभिगमन, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो इनका सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। तो इनका जो होता है, तो अपन यहाँ पे एक चीज क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो बात करते हैं कि अवशोषण के मुख्य जो क्रियाविधि सक्रिय अभिगमन विसरण होती है। और एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है, जो अवशोषित योग्य पदार्थ है, और ग्लूकोज, ठीक है, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज जो होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज जो आपके कार्बोहाइड्रेट का पचित उत्पाद है, ये अमीनो अम्ल और ग्लूकोज जो होते हैं वो सक्रिय अभिगमन से होते हैं। और सक्रिय अभिगमन का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो मैंने आपके बुक्स में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आपको समझाने के साथ बताया कि देखो एमिनो एसिड्स है, एमिनो अम्ल अवशोषित होते हैं किसके साथ में, सोडियम के साथ में। एक मॉलिक्यूल जिसको सिनकोट बोलते हैं, ठीक है, तो इससे एक सोडियम का मॉलिक्यूल अवशोषित, उसके साथ में एमिनो एसिड्स अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है, अपने आंत्र के द्वारा। इसी प्रकार सोडियम के साथ में क्या ग्लूकोज अवशोषित हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सक्रिय विधियां हैं, ठीक है, इनका अवशोषण सक्रिय विधियां, यहाँ पर ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो होते हैं सक्रिय अभिगमन के द्वारा अवशोषित होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, सक्रिय अभिगमन के द्वारा अवशोषण किया जो सक्रिय अभिगमन द्वारा होती है, रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट बात आता है कि वसा का अवशोषण की बात करते हैं। वो जो नेक्स्ट बात आती है तो वो आती है वसा का अवशोषण की बात करते हैं। तो वसा का जो अवशोषण होता है बच्चों, वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। याद रखना, वसा का अवशोषण की बात करें, वसा का अवशोषण जो होता है बच्चों, वसा का जो अवशोषण की बात करें तो वसा का जो अवशोषण होता है वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। और फिर कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा फिर ये लसिका में चले जाते हैं। ठीक है, और लसिका से फिर यहाँ पे ये जो शिरा होती है, शिरा से रुधिर में प्रवेश कर देते हैं। रुधिर के अंदर इनका वापस अपघटन हो जाता है। ठीक है, ये वहां पर अपघटन हो जाता है, वहां फिर इनका जो होता है वो आगे मेटाबॉलिज्म होकर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, जैसे बात करें तो वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। कोलेस्ट्रॉल विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, पित्त की इनमें जैसे बात करते हैं कि इसमें पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वसा के अवशोषण में पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों से एक सिंपल सा तरीका होता है, तो आपको क्या होता है इसमें कि जो पित्त की है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है, ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वसा अम्ल है, मोनोग्लिसराइड है, ठीक है, तो इसके साथ में पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, बाइल साल्ट होता है, ठीक है, पित्त लवण होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, घेर देता है इसको। वसा अम्ल हो, जैसे ये वसा अम्ल है, ठीक है, वसा अम्ल है, और वसा अम्ल के चारों तरफ क्या है, पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, इसके चारों तरफ आवरण बनाता है। पित्त के अंदर मैं बताता हूँ, पित्त के अंदर पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण के अंदर बात करें, पित्त लवण के दो भाग होते हैं, एक तो होता है जल सनी होता है, एक होता है जल विरागी होता है। ठीक है, जल सनी भाग होता है जो बाहर की तरफ है ये, और जल विरागी भाग होता है वो तो क्या होता है, वसा का जो सतह होती है उसके अंदर घुला रहता है, और जल स्नेही होता है वो क्या होती है, जो बाहर का जो भोज्य पदार्थ होता है उसके अंदर, जो भोज्य पदार्थ के अंदर जल होता है उसके अंदर विलय रहता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसको क्या करते हैं, जल विलय बनाते हैं। जो भोजन के अंदर क्या होती है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो ये बाइल है, ये वसा, मान लो वसा का एक अणु है या मोनोग्लिसराइड है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इस प्रकार से ये क्या पित्त लवण क्या होगी, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से संरचना बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो बीच में जो क्या है, वसा अम्ल है, ठीक है, और बाहर क्या पित्त लवण का आवरण हो गया। तो पित्त लवण का आवरण, पित्त लवण मैंने बताया दो भाग होते हैं, एक ये जो बाहर वाला भाग होता है जो जल सनी होता है, मतलब क्या जल के साथ में संबंध बना के रखेगा। तो इसलिए क्या होता है, भोजन के अंदर आपको पता है आंत्र के अंदर जल होता है, उसके अंदर ये विलय रहता है। ठीक है, और अंदर क्या होता है, इसकी वसा होती है। तो इसका दूसरा भाग जो होता है पित्त लवण का, वो क्या होता है, जल विरागी होता है। वो जल विरागी वाला भाग इसके इसके सतह से संपर्क में रहता है, किसकी वसा का। अब क्या होता है कि इस जो फॉर्म बनती है इसको क्या मिसेल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वसीय अम्ल प्लस पित्त सूक्ष्म जटिल संरचना बनती है। ये सूक्ष्म जटिल संरचना बन गई, इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिसेल। और मिसेल की जो साइज होती है बच्चों, वो कितनी 3 से 6 माइक्रोन होती है। मिसेल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3 से 6 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, मिसेल की साइज कितनी, 3 से 6 माइक्रोन की जो संरचना बनती है उसको मिसेल बोलते हैं। जटिल संरचना सूक्ष्म, मतलब वसा और पित्त के संयोग से एक जटिल सूक्ष्म जटिल संरचना मिसेल बोलते हैं। मिसेल की साइज 3 से 6 माइक्रोन होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो मिसेल है ये कायम, कायम क्या है, जो पचित भोजन है उसको कायम बोलते हैं, आपको बताइए। ठीक है, जो पचित भोजन जो आंत्र के अंदर चल रहा है, ठीक है, जिसका अवशोषण हो रहा है उसको कायम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कायम के अंदर विलय होती है। विलय क्यों होती है, मैंने बता दिया कि इसकी क्या जल से नहीं और जल विरागी भाग होता है। जल विरागी भाग होता है वो तो क्या वसा को अंदर की तरफ संपर्क में रहता है। बाहर वाला भाग होता है, ठीक है, बाहर वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो वाकर जल के अंदर सनी होता है, जल के साथ में संबंध रहता है, जल के अंदर विलय रहता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, मिसेल जो अणु बन गया, ये क्या होता है, वसा को कायम के अंदर विलय करके रखेगा। अब जैसे ही क्या होगा, ये भोजन के साथ में चलेगी, और जैसे ही क्या होगी, ये सूक्ष्म अंकुर के संपर्क में आएगी या श्लेष्मा के संपर्क में आएगी। तो श्लेष्मा किससे बनी होती है, आपको पता हो, लिपिड से बनी होती है। ठीक है, श्लेष्मा की यहाँ पर बात करते हैं, झिल्ली की बात करें, झिल्ली लिपिड से बनी होती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो वसा का अणु है ये तो कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है, किसके अंदर, इससे अवशोषित होकर। ठीक है, इससे अवशोषित होकर जो रसांकुर है उसकी कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो बाहर पित्त लवण है ये बाहर रह जाते हैं। पित्त लवण का जो आवरण था ये बाहर रहता है, और दूसरे कायम जो मिसेल बनाने का जो होगी वो तैयारी करेगा। ये बाहर रहेगा ना ये आवरण, तो ये क्या है, दूसरा मिसेल बनाने की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ तक एक बार ठीक है, जैसे मैंने बताया
ये जटिल संरचना इसको मिसेल बोलते हैं। जैसे ही रसांकुर के संपर्क में आती है तो रसांकुर के संपर्क में आने से क्या हो जाएगी, ये तो अंदर चली जाएगी भेद के रसांकुर को, झिल्ली को भेद के, क्योंकि ये खुद लिपिड है और झिल्ली बनी है वो भी क्या लिपिड की होती है। तो इससे क्या होता है, ये जो अंदर वाला वसी अम्ल है ये तो अंदर आ जाता है और ये जो लिपिड का जो आवरण था, पित्त लवण का जो आवरण था वो बाहर आ जाता है और दूसरे मिसेल बनाने में काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब अंदर आ गया। अब अंदर आ गया क्या करता है, ध्यान देना, अंदर आ गया ये जो वसा अम्ल अंदर आ गया तो ये किस में जाता है, अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर, जो अपन बात करते हैं वसा अम्ल, ठीक है, जो मोनोगिल्साइड है, वसा अम्ल और जो मोनोगिल्साइड ये कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, ये दोनों के दोनों प्रवेश करते हैं अंतःपर्दीय जालिका के अंदर। जो कोशिका होती है उसकी अंतःपर्दीय जालिका के अंदर प्रवेश करते हैं, ये अंतःपर्दीय जालिका बना के इसके अंदर प्रवेश कर देते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद बच्चों, अंदर जो प्रवेश करने के बाद क्या होता है, ठीक है, अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है, इसके ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वसा अम्ल ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में परिवर्तित हो, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म परिवर्तित होने के बाद इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है। ठीक है, और प्रोटीन का आवरण बन जाता है, इसको क्या बनेगा, प्रोटीन और देखो लिपिड, ये बीच में क्या है लिपिड और चारों तरफ क्या है प्रोटीन, बीच में क्या है लिपिड और चारों तरफ क्या प्रोटीन आवरण हो गया, तो प्रोटीन का आवरण हो गया, इसको क्या है लिपोप्रोटीन। और इस प्रकार की जो लिपोप्रोटीन की जो गोली बन जाती है, इस प्रकार लिपोप्रोटीन का जो एक शेप बन जाती है, संरचना बनती है, उसको क्या बोलते हैं लोग, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, जिसका व्यास कितना होता है 0.1 से 3.5 माइक्रोमीटर की जो काइलोमाइक्रोन संरचना बन जाती है। अब क्या होती है, काइलोमाइक्रोन है ये अंदर क्या होगी, काइलोमाइक्रोन जो संरचना बनी है ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है, बाहर की तरफ आती है। ठीक है, बाहर की तरफ आके एक बही कोशिका लयन विधि है, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये लसिका में चली जाती है काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अब काइलोमाइक्रोन बन गई, काइलोमाइक्रोन क्या होती है कि इजिली लिपोप्रोटीन बन गई, और लिपोप्रोटीन क्या आराम से भेज सकती है झिल्ली को। तो लिपोप्रोटीन बनने के बाद ये बही कोशिका लयन मतलब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा ये लसिका जो वाहिनी होती है उसके अंदर चली जाती है। लसिका से फिर ये लसिका से जो रुधिर की जो शिरा होती है उसके अंदर चली जाती है, और रुधिर शिरा के अंदर क्या होता है बच्चों, लाइपेज पाया जाता है। एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम पाया जाएगा, ये यहाँ से शिरा के अंदर चलेगी ये। ठीक है, लसिका अंदर आई पहले तो, ठीक है, और लसिका से जो रक्त की शिरा होती है उसके अंदर जाती है, और शिरा के अंदर क्या होती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, वो इसको वापस किस में तोड़ देगा, वसा अम्ल के अंदर तोड़ देगा और मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ देगा, जिससे क्या होता है कि वहां पर वापस वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड बदल देता है। इससे क्या हो जाएगा, वहां पर रुधिर के अंदर अब ये जो बाहर वाली फॉर्म थी वसा अम्ल या मोनोग्लिसराइड फॉर्म थी, ये इस माध्यम से होते होते वापस इसी माध्यम में वसा अम्ल और रुधिर के अंदर या प्लाज्मा के अंदर किस फॉर्म में चली जाती है, वसा अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड फॉर्म में ये वहां पे उपस्थित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये चीज यहाँ पे होगी कि वसा का अवशोषण कैसे होता है। तो वसा का अवशोषण बच्चों ध्यान को बिल्कुल लीजिए, मैंने क्या बताया था, वसा मोनोग्लिसराइड में विसरण के द्वारा होते हैं और ये लसिका में फिर चले जाते हैं, लसिका से भी रक्त प्लाज्मा चले जाते हैं, रक्त प्लाज्मा में ये जाके फिर उसका वापस अपघटन होता है वो लिपोप्रोटीन लाइपेज के द्वारा, और वहाँ पर वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड मुक्त हो जाते हैं, और फिर वहाँ से वो अपन जिस प्रकार के उनका उपभोग करना चाहते हैं उस प्रकार से उनका उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है, जो चाहे मोनोग्लिसराइड की बात कर लो या वसी अम्ल की बात करो, पित्त के साथ में मिलकर एक सूक्ष्म जटिल संरचना बनती है, जिसको मिसेल बोलते हैं। सूक्ष्म जटिल संरचना मैंने बताया इस प्रकार से बनती है, बीच के अंदर क्या वसा अम्ल होगा, चारों तरफ से क्या वसा लवण को घेर के रखेगा। ठीक है, और ये क्या होती है, जल के अंदर कायम मतलब क्या, जो भोजन पचित भोजन आ रहा है उसके अंदर विलय होती है, और विलय होती है जैसे चलती है, तो जैसे सूक्ष्म अंगों के संपर्क में आती है तो ये क्या होती है, जो ये वसा है अम्ल है, ये तो क्या होता है अवशोषित हो जाता है, और जो बाहर का लवण का आवरण है, पित्त लवण का आवरण बाहर ही रह जाता है, तो दूसरा मिसेल बनाने में कार्य करता है। और फिर अंदर जाके ये क्या अंतःपर्दीय जालिका में चले जाते हैं, अंतःपर्दीय जालिका में ट्राइग्लिसराइड परिवर्तित है, ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण होता है, फिर ये काइलोमाइक्रोन परिवर्तित हो, काइलोमाइक्रोन का व्यास 0.1 से 3.5 माइक्रोन होता है। काइलोमाइक्रोन फिर कोशिका बहिर्लयन के द्वारा कहाँ लसिका में जाता है, लसिका से फिर ये रुधिर शिरा के अंदर चला जाता है, रुधिर शिरा के अंदर वहाँ पे जाने के बाद ये प्लाज्मा में वापस इनका जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम का अपघटन होता है, वहाँ पर ये वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका वसा का पाचन होता है।
विटामिन और लवण सक्रिय निष्क्रिय विधि से अवशोषित होते हैं और जल का अवशोषण केवल विसरण के द्वारा ही होता है। और वो वर्धांतर जिसे मैंने बताया कोलन के द्वारा क्या होता है, कोलन के द्वारा जल और पोटेशियम का अवशोषण होता है। तो ये बच्चों अपने बात करें तो ये जो बात थी आपके, ये बात थी आपके किसकी थी, पचित भोजन के अवशोषण की क्रियाविधि की थी, पचित भोजन के अवशोषण का था। ठीक है, ये क्या था, पचित भोजन के अवशोषण की कार्यविधि थी, जो उन्हें सारी मैंने बताई है। ये यहाँ पे वसा का पाचन है और ये जो मैंने डायग्राम है इसमें जो जल का सीधा सीधा अवशोषण हो रहा है विसरण के द्वारा, और यहाँ पर सोडियम का अवशोषण है, सोडियम और ग्लूकोज का अवशोषण हो रहा है, और सोडियम का फिर वापस एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है सक्रिय अभिगमन के द्वारा अंदर की तरफ, मतलब जो उद्दीप वाहिनी होती है वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लुमेन से मतलब इसके कोशिकाओं से अंदर की तरफ इस प्रकार से। तो ये था बच्चों आपके पचित भोजन अवशोषण विधि। आज के वीडियो में इतना बहुत है, आगे की अपन जो इसका टॉपिक है वो अगले वीडियो में डिस्कस करें। आज के लिए इतना बहुत है। तो बच्चों ये था आपके पाचन की जो पचित भोजन अवशोषण विधि थी। ठीक है।